नमस्कार साथियों। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आज का किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास में हमारे को कई पॉइंट डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है लंबाई। सेकंड है वजन या भार। तीसरा पॉइंट जिसमें से अपने डिस्कस करेंगे शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। नेक्स्ट रहेगा आंतरिक अंगों का विकास। और लास्ट है अन्य शारीरिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई की तरफ अगर लंबाई की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि 9 से 10 वर्ष की आयु में जो लंबाई है वह लड़के व लड़कियों में समान रहती है। बॉयज़ और गर्ल्स में ये लंबाई समान रहती है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि 10 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों में लंबाई की तीव्र वृद्धि होती है, और जो कि 16 से 18 वर्ष तक लंबाई में वृद्धि चलती रहती है। और अगर कंपेयर करें लड़कों का, तो लड़कों में जो लंबाई की वृद्धि है वो 12 से 15 वर्ष में प्रारंभ होती है, और ये 20 से 22 वर्ष तक वृद्धि चलती है। तो कहने का मतलब है कि 9 से 10 वर्ष की आयु के दौरान तो लंबाई रहेगी समान। लड़कियों में जो लंबाई में वृद्धि शुरू होगी वो 10 से 14 वर्ष के दौरान, और कब तक बनी रहेगी, है कब तक चलती रहेगी, 16 से 18 वर्ष तक। और लड़कों में यह शुरुआत होती है इसकी 12 से 15 वर्ष तक, जो कि धीरे धीरे बढ़ती हुई 20 से 22 वर्ष तक आते आते संपूर्ण लंबाई बढ़ जाती है। या हम कह सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि 20 से 22 वर्ष तक चलती है। सही मायने में लड़कियां जो है अपनी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लड़कियां अपनी परिपक्व लंबाई कब प्राप्त कर लेती हैं। तो लड़कियां अपनी परिपक्व लंबाई प्राप्त कर लेती है 18 वर्ष तक, यानी कि 18 वर्ष तक लड़कियां अपनी मैक्सिमम लंबाई को गेन कर लेती है। और अगर लड़कों की बात करें तो लड़के अपनी अधिकतम लंबाई 20 से 22 वर्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था लंबाई। अब बात करते हैं वजन व भार की। वजन व भार की बात करें तो वजन व भार में उत्तरोत्तर वृद्धि का एक कारण वसीय ऊतकों की
वृद्धि है। तो जैसे जैसे किशोरावस्था आती है वश्य ऊतकों में वृद्धि होने लगती है, फलस्वरूप भार में भी वृद्धि होने लगती है। इसके अलावा एक अन्य कारण है अस्थियों का विकास। लड़कियों में अस्थियों का विकास, लड़कियों में अस्थियों का विकास 17 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है, जबकि लड़कों में सेम जैसे लंबाई बाद में लड़कों की लंबाई जैसे 12 से 15 वर्ष में बढ़ती है, इसी तरह ही लड़कों की जो अस्थियों का विकास है लड़कों में भी अस्थियों का विकास लड़कियों की अपेक्षा 2 वर्ष बाद होता है। किसमें? लड़कों में। समझ आ रही है बात? जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कियों की लंबाई की वृद्धि तो 10 से 14 वर्ष में शुरू हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई में वृद्धि 2 वर्ष पश्चात 12 से 15 वर्ष में प्रारंभ होती है और इसी तरह देर से ही ख़त्म होती है। ये देर तक लंबाई में वृद्धि इनकी चलती रहती है। लड़कियां 10 से 14 वर्ष में लंबाई गेन करना शुरू करती हैं और ये लगातार 16 से 18 वर्ष तक गेन करती हैं और 18 वर्ष की आयु तक तो ये अपनी परिपक्व लंबाई प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही वजन और भार है। वजन और भार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से वजन और भार का बढ़ना जो है वश्य ऊतकों की वृद्धि के कारण होता है। इसके अलावा अस्थियों का जो विकास है ये भी भार में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। लड़कियों में अस्थियों का विकास 17 वर्ष की आयु तक हो जाता है और लड़कों में यह विकास 2 वर्ष पश्चात होता है। अर्थात लड़कों में कितने वर्ष पर हुआ? 19 वर्ष। तो कई अक्सर ये भी माना जाता है कि लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत से कुछ पहले और बाद में भी उनका वजन बढ़ने लगता है। अर्थात ये समय होता है लगभग 11 से 15 वर्ष का। तो इस दौरान अक्सर लड़कियों के जो वजन है उसमें वृद्धि देखी जाती है, जबकि लड़कों में जो वजन में वृद्धि है वो होती है 13 से 15 वर्ष के दौरान। तो आप देख लीजिए डाटा यही बता रहे हैं कि चाहे वो वजन या भार है, चाहे वो लंबाई है, लड़कों में इसकी जो गेन करने की प्रवृत्ति है वो लड़कियों के बाद में ही होती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट शारीरिक अनुपात की। अगर हम बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही जो किशोर या किशोरी हैं किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें एक विषम अनुपात में परिवर्तन चलता है। हालांकि वृद्धि और विकास तो दोनों में रहता है। शरीर का जो वृद्धि व विकास है उसकी गति तो तीव्र हो जाती है, लेकिन जो अंगों की गति है, अंगों का जो वृद्धि और विकास है उसमें असमानताएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे जो टांगे हैं, टांगों में जो वृद्धि दर है वो ज़्यादा रहती है बजाय धड़ के। इसीलिए आपने देखा होगा कि टांगों की लंबाई बढ़ने लगती है, लंबी और पतली टांगे होने लगती है, जबकि धड़ की लंबाई उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? टांगों की अपेक्षा। यानी कि टांगे का अनुपातिक रूप से अगर कंपेयर किया जाए तो ये टांगे ज़्यादा लंबी रहती हैं किससे? धड़ से। तो इसीलिए वह बेडबापन भी एक उनमें दिखाई देता है। और लगभग ये जो असमानताएं हैं ये 15 वर्ष की आयु तक बनी रहती है। जो ये विषम अनुपाती जो वृद्धि है की दर है ये लगभग 15 वर्ष तक
बनी रहती है। ऐसे ही देखा जाता होगा कि जो बाहों की वृद्धि है, जो बाहें हैं या बाहों की वृद्धि है वो भी धड़ की अपेक्षा अधिक होती है। बाहों की वृद्धि भी धड़ की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए बाहें लंबी दिखाई देने लगती है। एक बात आप नोट करिएगा कि जो किशोरों के कंधे हैं, किशोरों के कंधे, जो किशोरों के कंधों की चौड़ाई है वो हमेशा कूलों से अधिक होती है, कूलों से अधिक। किशोरों के कंधों की चौड़ाई किससे अधिक रहेगी? हमेशा कूलों से अधिक। जबकि किशोरियों में कूलों की चौड़ाई अधिक रहती है कंधे की चौड़ाई से। एक मेजर डिफरेंस ये भी किशोर और किशोरियों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आंतरिक अंगों का विकास। आंतरिक अंगों के विकास पर अगर दृष्टि डालें तो देखने को मिलता है कि आंतरिक अंगों में आनुपातिक रूप से वृद्धि पाई जाती है। जो बाहरी अंग थे उनमें तो विषमानुपाती वृद्धि पाई जाती है, जबकि आंतरिक अंगों के अंदर आनुपातिक रूप से, समान रूप से वृद्धि पाई जाती है। आंतरिक अंगों का विकास पूर्व किशोरावस्था में अधिक होता है। अब देखते हैं किन किन अंगों का विकास की दर बढ़ी रहती है इसमें। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के अंदर आमाशय की लंबाई बढ़ने लगती है, जिससे आमाशय की धारिता बढ़ जाती है। इसी तरह अंतों की लंबाई में बढ़ोतरी होने लगती है, अंतों की लंबाई में वृद्धि होने लगती है, उसकी मोटाई में वृद्धि होने लगती है, यकृत का भार बढ़ने लगता है, इसके अतिरिक्त छाती की चौड़ाई व मोटाई में भी वृद्धि होने लगती है। छाती की चौड़ाई व मोटाई में वृद्धि होने लगती है। श्वसन तंत्र की बात करें तो फेफड़ों के भार में और आयतन में भी वृद्धि होती है। फेफड़ों के भार व आयतन में वृद्धि होने लगती है, जिससे इनकी धारिता भी बढ़ने लग जाती है। अब बात करें अन्य शारीरिक परिवर्तन का, तो अन्य शारीरिक परिवर्तनों में से एक मुख्य परिवर्तन आ जाता है विजडम टीथ का निकलना, या जिसको हम कहते हैं अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ।
विजडम टीथ निकलने लगते हैं और ये अक्सर 20 वर्ष के बाद निकलने लगते हैं। इसके अलावा तेलोत्पादक या तेल ग्रंथियों की सक्रियता के कारण तेल ग्रंथियां सक्रिय होने लगती हैं और इनकी सक्रियता के कारण त्वचा का चिकनापन बढ़ने लगता है। त्वचा का चिकनापन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा है कि किशोरों के अंदर जो मुख्य समस्या उभर के आती है वो होती है कील मुहासों की समस्या। लेकिन धीरे धीरे यह उत्तर किशोरावस्था तक आते आते समाप्त हो जाती है। उत्तर किशोरावस्था तक ये जो कील मुहासों की जो ज़्यादा त्वचा का ज़्यादा चिकनापन है इसकी ये थोड़ा धीरे कम होने लगता है। इन तेल ग्रंथियों की सक्रियता कम होने लगती है, फलस्वरूप त्वचा से भी तेल कम निकलता है और फलस्वरूप कील मुहासों की समस्या का समाधान होने लगता है। कब? उत्तर किशोरावस्था आते आते तक इस समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये था किशोरावस्था में शारीरिक विकास। और वापस से अपने इसी शारीरिक विकास को समराइज़ करके रिपीट कर लेते हैं। तो उन्होंने पढ़ा कि लंबाई लड़के और लड़कियों में समान थी 9 से 10 वर्ष की आयु में। लड़कियों में लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है 10 वर्ष से 14 वर्ष से प्रारंभ होकर 16 से 18 वर्ष तक चलती है। और लड़कों में 12 से 15 वर्ष से शुरू होती है और 20 से 22 वर्ष तक चलती है। इसी तरह लड़कियां अपनी परिपक्व लंबाई प्राप्त कर लेती है 18वें वर्ष में, जबकि लड़के अपनी परिपक्व लंबाई प्राप्त करते हैं 20 से 22वें वर्ष के आसपास। वजन की बात करें पुनः तो मैंने आपको बताया था कि वजन का मुख्य कारण क्या था? वसीय ऊतक और अस्थियों का विकास। वसीय ऊतकों का जमाव अधिक होने लगता है और अस्थियों का विकास होने लगता है, फलस्वरूप वजन में वृद्धि होने लगती है। लड़कियों में अस्थियों का विकास पूर्ण हो जाता है 17 वर्ष की आयु में, जबकि लड़कियों से 2 वर्ष पश्चात अर्थात 19 वर्ष में। लड़कों में अधिकतम वजन की वृद्धि होती है 13 से 16वें वर्ष के बीच में, जबकि लड़कियों में वजन की वृद्धि होती है 11 से 15वें वर्ष के दौरान। शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, जिसमें हमने किया था कि बाहरी अंगों में तो विषम अनुपाती वृद्धि होती है। विषम अनुपाती मतलब असमान वृद्धि। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि टांगों व बाहों का धड़ से अधिक लंबा होना, यानी कि टांगें और बाहें धड़ की अपेक्षा अधिक लंबी होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट था अपना आंतरिक अंगों का विकास। तो आंतरिक अंगों में जहाँ बाहरी अंगों में तो विषम अनुपाती वृद्धि होती है, जबकि आंतरिक अंगों में आनुपातिक वृद्धि पाई जाती है। आनुपातिक वृद्धि का मतलब है समान रूप से वृद्धि। विषम अनुपात में वृद्धि का मतलब था असमान रूप से वृद्धि। तो आनुपातिक वृद्धि किन में पाई जाती है? आंतरिक अंगों से। एस से आंतरिक और ए से अनुपातिक। आंतरिक और अनुपातिक, तो थोड़ा याद करने के लिए ऐसे याद रखना, आंतरिक अंगों में कौन सी वृद्धि होगी? अनुपातिक, जबकि बाहरी अंगों में विषम अनुपाती। बाहरी में विषम अनुपाती। आंतरिक अंगों में अनुपातिक वृद्धि पाई जाती है, यानी कि सभी अंग जो होते हैं वो समान रूप से बढ़ने लगते हैं, चाहे वो पाचन तंत्र है, चाहे वो श्वसन तंत्र है, कोई भी है। इन तंत्रों के जिन अंगों से ये मिलकर बने होते हैं ये सभी अंग समान रूप से वृद्धि करते हैं। जैसे आहार नाल के सभी अंग, जैसे आमाशय बढ़ने लगता है, यकृत का भार बढ़ने लगता है, तो आहार नाल के जितने भी पार्ट हैं उनमें समान रूप से वृद्धि पाई जाती है। इसी तरह श्वसन तंत्र भी विकसित होने लगता है। तो अन्य शारीरिक परिवर्तनों की तरफ बात करें तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 20 वर्ष की आयु के पश्चात विजडम टीथ यानी कि अक्ल के दांत निकलने लगते हैं। त्वचा में जो तेल उत्पादक ग्रंथियां उनके बढ़ने से त्वचा में चिकनेपन में वृद्धि होने लगती है, जिससे अक्सर किशोरों में कील मुहासों की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये उत्तर किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं ये समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, किशोरावस्था में शारीरिक विकास।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, गुड बाय। आप मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।